बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए जी हमारे, और मेरे ही कंप्लीट हो गए कि आपके भी कंप्लीट हो गए? आप सारों के भी कंप्लीट हो गए? तैयार हैं? अच्छा, एमसीक्यूज भी देख लिए आप लोगों ने इसमें? वेल डन, वेल डन। और अगर नहीं देखे तो अब देखते जाएं साथ साथ। लेकिन इस बिहेवियर पर भी रहें। आपके पास मोबाइल के अंदर स्लाइड नोट्स अवेलेबल हैं। जब आपने लेक्चर तैयार कर लिया है तो आप जितनी देर फोकस करके पढ़ रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, नथिंग लाइक इट। लेकिन इसके बाद भी आप जस्ट स्लाइड नोट्स में से ओवरव्यू लेते रहें, गो थ्रू करते रहें, ताकि चीज़ें आपकी रिकॉल होती रहें, क्योंकि जाहिर है थोड़ा सा चीज़ों को रिटेन करना इसमें एक काम है। कुछ बच्चे वो भी हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया है बैच को। कौन कौन है जी वो? आप हैं। अच्छा, इन बच्चों के लिए क्या करना है, हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला आप सब लोगों को। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, पक्की बात है। एक ओरिएंटेशन थी, नहीं पहले दिन तो हमने एक ओरिएंटेशन ही की थी ना, उसमें तो पढ़ा कुछ खास नहीं था ना। एक लेक्चर तो वो था। आज 10th है, इसका मतलब है 8 लेक्चर हो चुके हैं पढ़ने वाले। तो जो ये बच्चे जो अब ज्वाइन कर रहे हैं वो इस बात को जहन में रखें कि आपके पास 8 पेंडिंग लेक्चर हैं, ठीक है। आप उनको थोड़ा सा क्विकली देखकर चलेंगे। पहले 2 लेक्चर अगर आप अटेम्प्ट कर चुकेंगे ना, यानी लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3, तो फिर आप किसी भी चैप्टर से पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो बोनस में ये काम आपका हो जाना है। अब जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी इसमें ग्रुप में ज्वाइन है, इन बच्चों का अगर हम मोरल देखें या इन बच्चों को देखें तो इन्हें नज़र आ रहा है कि यार इंशाल्लाह ताला ये मैनेज हो जाएगा। मसलन आज हम चैप्टर 5 शुरू करने लगे हैं। अब देखने को लगता है कि इतने चैप्टर हैं, लेकिन आगे छोटे छोटे से चैप्टर हैं। मतलब कितने पेजेस का है जी? 1 पेज का चैप्टर है, ठीक है। तो अब ऐसे आगे काफ़ी सारे चैप्टर ऐसे ही आएंगे, छोटे छोटे चैप्टर्स आएंगे। चैप्टर 9 भी ऐसे ही नज़र आएगा। असल में हुआ क्या है, पहले जब लॉ का पेपर था, बी लॉ सी लॉ इकट्ठा था, उन्होंने नंबर 1 अलग अलग किया, बी लॉ अलग कर दिया, तो रफली 50% सिलेबस रह गया। फिर यहाँ लॉ में से बहुत सारी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में से बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिलीट हो गई हैं जो प्रीवियसली सिलेबस में थी, और ये वो वाला एरिया डिलीट हुआ है जो मुश्किल था, टाइम कंज्यूमिंग था, लेंथी था। जब वो चीज़ें निकली हैं तो चैप्टर 1 पेज का रह गया पीछे से, ठीक है ना। ये उसकी एग्जांपल भी है। इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आप जोर लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई रीज़न नहीं है कि हम इसको पास ना कर लें। ऐसे ना सोचें कि यार ये कैसे हो सकता है कि 1 महीने में हमारा पेपर पास हो जाएगा। ये ज़रूर पास हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह, ठीक है ना। अच्छा जी, आते हैं जी चैप्टर नंबर 5, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हम थोड़ी सी फिर एक स्टोरी, आपको पता है हम लॉ को स्टोरी के ज़रिए से कहीं कॉन्सेप्ट को अपने ब्रेन में फिट करते हैं और फिर आगे लेकर चल रहे होते हैं। तो अगर हम इसको गौर करें कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को, तो फिर हम ऐसे देख सकते हैं, ये मिस्टर ए है जो कि बायर ऑफ राइस परचेज करना चाह रहा है। किससे? मिस्टर बी से, जो कि सेलर ऑफ राइस है। तो जाहिर है 2 लोगों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक प्रोमिसर बन जाएगा, दूसरा प्रोमिसी बन जाएगा। मिस्टर बी ने प्रॉमिस किया मिस्टर ए के साथ कि आई विल सेल यू राइस, मैं आपको राइस सेल कर दूंगा। बेटा आप सब ने, क्योंकि ऑनलाइन में हम आपको एक्सेस दे पाएँ, आप सब ने CRN नंबर अपना लिख देना है इसके ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर CRN नंबर अपने अपने नाम के सामने लिख दें ताकि हम आज इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। अच्छा जी, देखिए ज़रा जी, दोबारा आ जाइए, साथ साथ करते जाएंगे हम इसको। आई विल सेल यू राइस इफ माई शिप अराइव ऑन और बिफोर 30 जून 2021। इसका मतलब है मिस्टर बी के पास करंटली चावल नहीं है, ठीक है ना।
करंटली इसके पास राइस का स्टॉक अवेलेबल नहीं है। इसने प्रॉमिस किया कि भाई अगर 30 जून 2021 तक मेरी शिप आ गई तो फिर मैं आपको राइस प्रोवाइड कर दूंगा। बात समझ आई? नाउ हुआ क्या, अराइवल ऑफ शिप इज अनसर्टन। शिप आ रही है, पता नहीं 30 तक आएगी, 30 तक नहीं आएगी, आते हुए कोई हादसा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब शिप का आना और ना आना क्या बन गया है, एक थोड़ा सा अनसर्टेन इवेंट बन गया। ठीक है, एक थोड़ा सा अनसर्टेन इवेंट बन गया। नंबर 2, दो चीजें इंडिपेंडेंट हैं, एक शिप का आना और एक उसका राइस परचेज करना। ठीक है, लेकिन कोलेट्रल हैं, शिप आएगी तो राइस खरीदे जा सकते हैं, बिकॉज राइस अदरवाइज उसके पास अवेलेबल नहीं है। शिप आएगा तो ही राइस परचेज हो सकते हैं, अदरवाइज राइस परचेज नहीं हो सकते। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट डिपेंड ऑन मेयर विल ऑफ प्रोमिजर। जो कंटिंजेंसी है ना इसके अंदर, वो प्रोमिजर की विल पर, उसकी ख्वाहिश पर ना हो, बल्कि शिप तो आ रहा है, आना ही है। अब सिर्फ अनसर्टेनिटी क्या है, कब आएगा, या खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई हादसा ना हो जाए, उसकी कोई और विल बीच में शामिल नहीं है। ठीक है ना। फ्री कंसेंट ऑफ प्रोमिजी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। हर कॉन्ट्रैक्ट में ही चाहिए। हम पढ़े हैं कि जो विल है वो हमेशा कौन सी रिक्वायर्ड है, फ्री विल रिक्वायर्ड है। अब ये सारा सर्कमस्टांसिस, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इस तरह की नेचर के हों जहां दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन सब्जेक्ट मैटर है ना, वो अभी अनसर्टेन है और दोनों पार्टीज के कंट्रोल में भी नहीं है। ठीक है ना, अनसर्टेन भी है और हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम कह रहे हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब असल में हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, एज अ सेपरेट टॉपिक क्यों पढ़ने लगे हैं, इसी वजह से पढ़ने लगे हैं कि इसी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हमने वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कहा था। तो अब इनके दरमियान में क्या फर्क है और किसका लीगल स्टेटस क्या है, बस इस चैप्टर में अब यही चीज बची है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने समझा कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या आ गई, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। जी, वेजरिंग से करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अभी वेजरिंग को ध्यान से निकालें, सिर्फ इसके ऊपर आइए। वेजरिंग में तो हम क्या कर रहे थे, प्रॉपर बैटिंग कर रहे थे, गैम्बलिंग कर रहे थे। क्या यहां भी गैम्बलिंग हो रही है? आपको कंप्यूटर चाहिए, राइस को कंप्यूटर चाहिए, 100 कंप्यूटर चाहिए। हमने फीस सेंटर में बंदा भेजा और कहते सर 100 कंप्यूटर इस वक्त अवेलेबल नहीं है, मेरी एक शिपमेंट आ रही है, मैं उसमें से आपको दे दूंगा। तो क्या ये गैम्बलिंग हो रही है? इसीलिए तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट भी किस तरह का हो गया है, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। एक है कि हमें फीस सेंटर वाला बंदा कहे कि यस सर मैं 30 तारीख को आपको दे दूंगा, खत्म होगी बात। अब हैपनिंग और नॉन हैपनिंग का कोई ताल्लुक नहीं है, 30 तारीख को उसे हर सूरत हमें देने पड़ेंगे। लेकिन इसने कहा आई विल सेल यू राइस इफ माई शिप, इफ माई शिप, इसने कंडीशन लगा दी है। ठीक है ना, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन को रटा लगाना है। क्या है जी डेफिनेशन, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट, लेकिन कौन सा इवेंट, कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। क्योंकि हमेशा हम कॉन्ट्रैक्ट में दो तरह की बातें कर सकते हैं। हमने शुरू में ही डिफाइन किया कि कॉन्ट्रैक्ट, कुछ बेटा बातें नहीं करें आप लोग, क्लास में बैठ कर बात नहीं कर सकते। आप या तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ करने का, या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ ना करने का, ये दोनों बातें हो सकती है ना। तो इसलिए टू डू और नॉट टू डू, उसको कंप्रिहेंसिव करने के लिए ये बात हो रही है।
तो हमें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की केमिस्ट्री थोड़ी सी क्लियर हो गई है कि व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। ओके जी, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। नंबर 1, द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट। ठीक होगी बात। द इवेंट मस्ट बी कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट, event must be uncertain, event must be uncertain। अच्छा जी, ये 3 कंडीशन आ गई। ये essentials ऑफ contingent, यही तकरीबन essentials भी हैं इसके। परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉट, इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, इवेंट मस्ट बी कोलेट्रल। ठीक है, इसको ये लफ्ज बोल दें या ये लफ्ज बोल दें, मीन आपने एक ही चीज लिखनी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तो बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन डेली लाइफ में कोई ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जी, कि अगर कुछ हो गया, अगर एक्सीडेंट हो गई गाड़ी का, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे पे कर देगी। खुदा ना खास्ता किसी शख्स के साथ कोई हेल्थ इशू क्रिएट हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी मेडिकल एक्सपेंसेस पे कर देगी। खुदा ना खास्ता किसी शख्स की डेथ हो गई, तो उसकी फैमिली को जो इंश्योर्ड अमाउंट होगी वो मिल जाएगी। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। इंश्योरेंस ऑफ गारंटी, एक आदमी बैंक में गया लोन लेने के लिए, बैंक ने कहा जी ठीक है, एक तो पहले आप मेरे पास कुछ चीजें एज अ सिक्योरिटी रखवाएं, दूसरा आपका गारंटर कौन है। अब फर्ज किया, मैंने कहा जी मैं गारंटर हूं। अब मैंने गारंटी क्या दिया है, अगर ये पैसे नहीं देगा मैं दूंगा। तो मैंने पैसे कब देने, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर। ठीक है ना, तो ये दोनों एग्जांपल किसकी आ गई, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी, ये दोनों क्या हैं, इसी की एग्जांपल है। यही चीजें सिलेबस में से निकल गई हैं, जिसकी वजह से चैप्टर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो वो जो आपको भी जो हो रहा है बार बार, उसको देखते हैं जी। द डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में भी मोर और लेस हम इसी किस्म की बातें कर रहे थे, क्योंकि वहां भी अनसर्टेनिटी थी, लेकिन अनसर्टेनिटी की नेचर का फर्क था। ठीक है ना, देखिए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मींस अगर एक पार्टी इसको पूरा नहीं कर रही तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जाएगी और कोर्ट में जाकर अपना केस लड़ेगी, बट इट इज वॉइड एंड इलीगल। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट थे, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट थे। किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट थे ये, गैम्बलिंग, मैच पर जुआ लगा हुआ है, कोई और घोड़े की रेस पर जुआ लगा हुआ है, ये तो वो वाले कॉन्ट्रैक्ट थे। सॉरी, नहीं, वो था जो लोग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको इनाम दिया जा सकता है। जो लोग मेरे जैसे बाहर बैठे हैं ये उनकी बात हो रही है। बात क्लियर होगी ना जी। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, इधर देखिए, इन अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज हैव रियल इंटरेस्ट इन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट। राइस आएंगे तो मिस्टर बी को राइस मिलेंगे, इसका इंटरेस्ट इसी बात में है कि शिप टाइम पर पहुंचे। मिस्टर ए का भी कॉन्ट्रैक्ट इसी में ही है कि शिप टाइम पे पहुंचे और मेरे राइस सेल हो। मिस्टर बी भी यही चाहता है कि शिप टाइम पर पहुंचे और मेरे राइस सेल हो, बिकॉज ये एक रियल ट्रांजैक्शन हो रही है। ऑल्दो अनसर्टेन हुई है कि शिप टाइम पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये अनसर्टेनिटी गैम्बलिंग वाली अनसर्टेनिटी नहीं है। पार्टीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट एक्सेप्ट फॉर विनिंग और लूजिंग द अमाउंट। मैच कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा, घोड़ा कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा, वो जो कल हमने बात की थी कि जी इवन नंबर ऑड नंबर की गाड़ी गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है, आज बारिश होगी कि नहीं होगी, हमारा कौन से रंग की गाड़ी गुजरेगी, हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिवाय जो गैम्बलिंग की अमाउंट हमने लगाई हुई है, या हम उसे विन करेंगे या हम उसे लूज करेंगे। तो ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है और ये प्योर एक गैम्बलिंग की ट्रांजैक्शन है, जुए की ट्रांजैक्शन है।
uncertain event. The future uncertain event is merely collateral. The uncertain event is sole determining factor of the, क्या मतलब? यहां तो ये मैच है, मैच कोई जीतेगा, मैच कोई हारेगा। अब हमारा सारा एग्रीमेंट इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। यहां क्या हो रहा है कि बिल फर्ज उस शख्स का शिप वो ना आए, एक और शिप आ जाए और वो मुझे उसमें से राइस देने के लिए तैयार हो जाए, क्वालिटी सेम हो, मुझे कोई एतराज़ होगा? अच्छा, जुआ लगा पाकिस्तान और इंडिया के मैच पर, आपने कहा जी पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है, उस दिन हो गई बारिश, अगले दिन दोबारा मैच हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश का और पाकिस्तान जीत गया, तो क्या आपका मसला हल हो गया? नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं ना? तो ये डिफरेंस भी है इन दोनों में। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, इट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ठीक है, यानी मैं चावल दूंगा, वो मैं उसको पैसे दूंगा, वो मुझे राइस देगा। इट मे और मे नॉट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी हो। तो असल में ये तो प्योर एक गैम्बलिंग है, प्योर एक जुआ हो रहा है, और ये एक प्योर हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, सिवाय इस बात के कि ये ट्रांजैक्शन सर्टेन नहीं थी, इस वजह से हमने इसका नाम क्या रख दिया? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट तो हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हुए हैं कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, नहीं है। जी ले सकते हैं, अगर मतलब उसने कहा था कि अगर मेरा शिप 30 तारीख तक आ गया, 2 शिप आ रहे थे उसके, जिसका उसने कहा था वो नहीं आया, लेकिन एक दूसरी शिप आ गई है। नहीं, अगर किसी और यानी कि किसी और बंदे की शिप आ जाए उससे वो, हाँ हाँ, वो तो उसका मसला ना। मुझे तो एक्चुअली मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे तो राइस चाहिए उसी क्वालिटी के जो मैंने उसको ऑर्डर किए। और उससे तो कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं गया, उससे मना कर, नहीं 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 नहीं, बात ये, वो तो अब इस पर डिपेंड करता है ना, इस पर डिपेंड करता है एक्चुअली। असल बात यही तो बीच में मेन थीम है। ये शख्स राइस सेल करना चाह रहे हैं, इसको कहीं से भी राइस मिल जाए उस क्वालिटी के, ये चाहेगा कि मुझे राइस सप्लाई करके अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करें। तो सर बायर जो है वो किसी और से नहीं राब्ता कर सकता, 30 से पहले अगर किसी की आ गया, ये अभी करने लगे हैं कि कब वो राब्ता कर सकता है, कब, इससे अगली स्लाइड में यही बात करने लगे। अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गई। नाउ rules regarding contingent contract, happening of uncertain future event। अगर future event happen हो जाए या ना happen हो तो क्या rules हैं हमारे पास? contingent contract हमने क्या किया जी? happening of uncertain future event, like क्या जी? I will sell you rice if my ship arrive on or before 30th जून। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जब हम कर रहे हैं, इस तरह की कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो लॉ कह रहा है असल में ये स्टेटमेंट भी आप 2 तरह की बना सकते हो। एक, या तो कोई टाइम फिक्स कर दो इसमें, जैसे हमने यहां कर दिया, या टाइम ना फिक्स, आई विल सेल यू राइस इफ माई शिप अराइव, बस यहां खत्म हो गया। तो फिर आपने कोई टाइम फिक्स नहीं किया। लॉ कहता है 2 सिचुएशन हो सकती हैं। अगर आपने कोई टाइम फिक्स नहीं किया, यानी इवेंट कहां तक है? आई विल सेल यू राइस इफ माई शिप अराइव्स, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लॉ कहता है इसका लीगल स्टेटस क्या है, कब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है और कब एनफोर्सेबल नहीं है। वो कहता है अगर शिप आ गया है और मिस्टर ए या बी आपको राइस नहीं दे रहा, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हैं, बिकॉज शिप तो आ गया हुआ है। और आपका लीगल स्टेटस क्या बन गया है? आपका लीगल स्टेटस बन गया है क्लियर हो गई बात? और कब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा? इफ इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। बिकम्स इम्पॉसिबल का क्या मतलब है? अनाउंस हो गया, हादसा हो गया कि शिप जो है वो टाइटैनिक बन गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब तो पता चल गया, अब तो नहीं आ सकता, शिप तो डूब गया, राइस तो मछलियों ने खा लिया। अब
बात समझ आई है? तो इसका मतलब है कि अब तो ये काम नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। बात समझ आई है? ओके जी। कब? जब हमने टाइम फिक्स नहीं किया। नो टाइम वॉज फिक्स्ड, नो टाइम वॉज फिक्स्ड। अगर कोई टाइम फिक्स नहीं था, जी मैं पता नहीं, आपने शेड्यूल बनाया हुआ, जैसे आपने बनाया हुआ ना उसी को कंटिन्यू कर दो बस, ठीक है ना? अच्छा जी, हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। और अगर आपने टाइम फिक्स किया हुआ है, क्या मतलब? कॉन्ट्रैक्ट पूरा है। कैसे जी? आई विल सेल यू राइस इफ माई शिप अराइव ऑन और बिफोर 30 जून 2021। डेट फिक्स है, टाइम फिक्स है। कब इवेंट एनफोर्सेबल है? इफ द इवेंट हैपन्स विद इन फिक्स टाइम, विद इन फिक्स टाइम। यानी अगर 25 जून को शिप आ गया तो फिर क्या होगा? 25 जून को एनफोर्सेबल हो गया। पहले आ सकता है क्योंकि ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर, इसका मतलब है 25 जून को आ गया, 20 जून को आ गया तो ओके, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो अब आपको राइस नहीं दे रहा तो आप इसको एनफोर्स कर सकते हैं, या अगर आप राइस नहीं ले रहे तो वो एनफोर्स कर सकता है, बिकॉज इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बोथ साइड पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, वो अदालत में जा सकता है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, आप अदालत में जा सकते हैं जी। अगर ये बिफोर ना लिखा ऑन तो फिर 30 को ही आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये करने वालों को भी इतनी अकल होगी ना कि इतना ज्यादा वो क्रूशल ना करें, ठीक है ना? लेकिन अगर कर रहे हैं तो लॉ को कोई एतराज नहीं है। कब कब वॉइड हो जाएगा? इफ टाइम एक्सपायर्स, यानी 31 जून आ जाए कि यकम जुलाई आ जाए? यकम जो टाइम एक्सपायर। इफ टाइम एक्सपायर और इवेंट बिकम इम्पॉसिबल बिफोर टाइम एक्सपायर विच एवर इज अर्लियर। क्या मतलब? अगर खुदा ना खास्ता शिप की न्यूज 15 जून को ही आ जाए कि शिप तो टाइटैनिक बन गया, तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट 15 जून को ही वॉइड हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड होने के लिए 30 जून का इंतजार करने की जरूरत, विच एवर इज अर्लियर। या यकम जुलाई आ गई जनाब, या यकम जुलाई आ गई, अब भले शिप डूबा है या नहीं डूबा, तब भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? वॉइड हो गया। बात समझ आ गई जी? तो थोड़ा इजी रहेगा ऐसे याद करना कि अगर फिक्स टाइम है तो हम कैसे देखेंगे, और अगर फिक्स टाइम नहीं है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैसे देख रहे होंगे। याद हो जाएगा ना ये? अच्छा जी, लेकिन ये किससे रिलेटेड थी? हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या था? हैपनिंग ऑफ इवेंट, शिप के आने से रिलेटेड हमारा इवेंट था, ठीक है ना? और अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट ऐसे किया हो, नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन फ्यूचर इवेंट, अगर ये ना होगा, ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट हम किसी चीज के होने से रिलेटेड भी कर सकते हैं और किसी चीज के ना होने से भी। अब एक दूसरे सेलर ने राइस के, कोई 2 डीलर थे, आई विल बाई राइस इफ माई शिप विल नॉट अराइव ऑन और बिफोर 30 जून 2021। एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया दूसरे डीलर से कि यार अगर मेरा जहाज ना आया ना तो फिर मैं आपसे राइस परचेज कर लूंगा। इवेंट का ना होना, नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट एंड नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। फिर अगेन वही बात आ गई, क्या टाइम फिक्स किया है या टाइम फिक्स नहीं किया। अगर टाइम फिक्स नहीं किया, इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, उल्ट हो गया है। जरा तवज्जो करें, डिसीजन फ्लिप हो गया है, रिवर्स हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है?
अगर मेरा जहाज़ ना आया तो मैं आपसे राइस खरीद लूँगा, और मेरे जहाज़ के डूबने की इतला आ गई है तो आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट फ़ौरन क्या हो गया है, वैलिड हो गया। इसीलिए लिखा हुआ है व्हेन एनफोर्सेबल इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। और कब वॉइड हो जाएगा, इफ द इवेंट हैपेंस। कॉन्ट्रैक्ट तो था मेरा जहाज ना आया तो मेरा तो जहाज ही आ गया है, तो आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। तो ये पिछली स्लाइड से अगर देखेंगे तो ये डिसीजन उलट नजर आएंगे, क्योंकि जाहिर है यहाँ हैपनिंग की बात हो रही थी तो डिसीजन भी तो हम उल्ट ले रहे हैं ना, यहाँ नॉन हैपनिंग की बात हो रही है। क्लियर हो गई बात जी। और अगर हमने कोई फिक्स टाइम रखा हुआ है, इफ द टाइम एक्सपायर, हमने कहा था कि 30 जून तक मेरा जहाज आ गया तो ठीक, या ऐसे 30 जून तक मेरा जहाज ना आया तो मैं आपसे राइस परचेज करूंगा। आज 1 जुलाई हो गई है, इफ टाइम एक्सपायर, इसका मतलब है आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, वैलिड हो गया। और इवेंट बिकम इम्पॉसिबल बिफोर टाइम एक्सपायर, या इस टाइम से पहले ही शिप के डूबने की कोई इतला आ गई है, तो दोनों सूरतों में हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, वैलिड हो गया। ठीक होगी बात जी, दोनों सूरतों में हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, वैलिड हो गया। एंड व्हेन इट बिकम वॉइड, इफ द इवेंट हैपन विद इन टाइम फिक्स। क्लियर? इसका मतलब है ज्यादा फोकस करने की जरूरत किस पर है कि इवेंट कौन सा है, हैपनिंग वाला है या नॉन हैपनिंग वाला है। हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, सच एग्रीमेंट आर वॉइड whether the impossibility of the event is known or not to the parties at the agreement। क्या कह रहा है जी, अगर आपने वैसे ही कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है जो कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ क्या है, इम्पॉसिबल है। शिप पहले ही डूब गई है और अब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। या आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक बंदा मर गया है, आपने कहा अगर ये मेरा पार्टनर जिंदा हो गया ना तो फिर मैं आपसे राइस खरीद लूंगा। ये तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ कह रहा है, ऐसे तो लॉ ने पहले ही मना किया था कि ऐसी चीजें जो इम्पॉसिबल हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, ओके। नाउ जी कुछ एग्जांपल से अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पढ़िए जी। पढ़िए जी, जरा अपना अपना पढ़िए इसको। स्लाइड पे नहीं जाना, आपने नोट्स पे आना है, इधर रहना है, व्हाइट बोर्ड पे रहना है। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, ले आऊँगा। जी क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जी? असलम मेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ हॉर्स टू बाकिर इफ चांद टू होम द हॉर्स हैज बीन ऑफर्ड रिफ्यूज टू बाय इट। चांद रिजेक्टेड द ऑफर। क्या मतलब? हाँ, अगर उसने ना खरीदा और उसने रिफ्यूज कर दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट ठीक हो गया, पक्की बात है। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। क्या ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट था? क्यों? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग की वजह से था। द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल। बात समझ आई है? ओके। आपने भिजवाया रिश्ता किसी जगह, ठीक है, नहीं वगैरह, यार पहले ही दिल बड़ा दुखा हुआ है। और कहा जी हमारी एक जगह बात चल रही है, अगर वहां ना हुआ तो फिर आपका कर देंगे। तो फिर आपको समझ आ गई, ठीक है ना, तो फिर अब आपको समझ आ गई है कि क्या होगा। ओके जी, आगे चलते हैं जी। सेकंड एग्जांपल को पढ़ते हैं।
Aslam contract to pay a sum of money to Bina if Bina marries Akram. If Bina marries Akram. Akram dies before getting. अब ये लॉ की एग्जांपल है, मेरा कोई कसूर नहीं है जी। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड क्योंकि इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। ठीक हो गई बात जी? अच्छा जी, आगे चलिए जी, पढ़े जी पढ़े। उसने कहा जी आजम प्रोमिसेस टू पे अ सम ऑफ मनी टू बाबर इफ अ सर्टेन शिप रिटर्न विद इन एक साल के अंदर अंदर अगर शिप आ गई तो आपको पैसे मिलेंगे। अब सबसे पहले आपने देखा करना है कॉन्ट्रैक्ट को वैल्यूएट करते हुए कि हैपनिंग से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या नॉन हैपनिंग से रिलेटेड। हैपनिंग से तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? द कॉन्ट्रैक्ट बिकम एनफोर्सेबल व्हेन द शिप रिटर्न विद इन ईयर। और इसका एक जवाब ये भी दे सकते हैं द कॉन्ट्रैक्ट बिकम void if the ship returns after year। क्लियर होगी ना बात? अच्छा, अगर हमें void का ही कोई और, बेटा क्रैश बैच में कौन बच्चा आ गया जो खामोश नहीं होना चाह रहा? क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस के बगैर पढ़ाया नहीं जा सकता। अगर आप में से किसी बच्चे को ऐसी फीलिंग आ रही हो कि यार हमें क्रैश पढ़ने का मज़ा नहीं आ रहा, या ये टीचर हमें जो हम सोच के आए थे वैसा नहीं पढ़ा रहा, तो आप मेरे से साइन करवा के अपनी फ़ीस रिफ़ंड ले सकते हैं। लेकिन क्लास वैसे ही चलेगी जैसी मैं उसे चलाना चाह रहा हूँ। मतलब ये आखिरी अलार्म है कि इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन नहीं बचती कि आप क्लास में बोल सकें। अच्छा जी, आगे चलिए जी। इसी को हम थोड़ा और ट्विस्ट करना चाहें। वो कहता है ये वाली बात करके, वो कहता है कि ये ऊपर वाली यहाँ तक बात हुई है। उसने रिक्वायरमेंट में आपसे पूछा कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। शाबाश। अब दो केसेस हैं इसके वॉइड होने के। नंबर 1, शिप एक साल के अंदर नहीं आया, या एक साल से पहले ही शिप के डूबने की पता चल गया, यानी इम्पॉसिबिलिटी टू अराइज हो गई। इन दोनों सूरतों में ये क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे एग्जामिनर हमारे साथ छोटे छोटे केस स्टडीज के जरिए से भी बात कर रहा होगा। अच्छा जी, आगे देखते हैं जी। अदील प्रोमिस टू पे अ सम ऑफ मनी टू बदर इफ अ सर्टेन शिप रिटर्न विद इन अ ईयर। अच्छा जी। अरसलान एग्री टू पे अ सम ऑफ मनी टू बुरहान इफ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न। अब डज नॉट रिटर्न पहले पॉजिटिव, हैपनिंग नॉन हैपनिंग। द शिप इज संक। संक का मतलब डूब गया। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम एनफोर्सेबल व्हेन द शिप इज संक। क्योंकि अब यहां ना आने का कॉन्ट्रैक्ट था और ना आना कंफर्म हो गया, इसका मतलब है वैलिड हो गया कॉन्ट्रैक्ट। आगे चलिए जी। ठीक हो गई बात जी? अच्छा जी, चलिए। हाँ जी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? ठीक हो गई बात जी? अच्छा जी। अब जरा गौर करें, वो क्या कह रहा है जी? 1000 रुपया देंगे अगर आप जहाज बन गए तो उसने कहा जी अगर जहाज बनना है तो मुझे फिर उधर छोड़ो, मीनारे पाकिस्तान के पास। इसका मतलब है इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। एक इवेंट ऐसे कोई शख्स 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो नहीं भाग सकता ना। द एग्रीमेंट इज वॉइड, क्योंकि आप ऐसा इवेंट कह रहे हैं जो कि
इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है जी। इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया, ठीक है। एग्रीमेंट क्या बन गया, वॉइड बन गया। अच्छा जी, चलिए जनाब अब आ जाओ, अब अपना अपना पढ़ें जरा इजी होके। रिक्वायरमेंट को पढ़ें, पूछ क्या क्या रहा है, इसका मतलब है ये बातें हमने अपने आंसर में कहीं ना कहीं बतानी है। जी कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था, आई विल बाय द स्पीड बोट वर्थ 10 मिलियन फ्रॉम यू इफ यू ऑब्टेन द लाइसेंस फॉर मी टू ऑपरेट द बोट एट क्लिफ्टन बीच। ठीक है, इसका मतलब है शायद ये लाइसेंस कोई मेन इशू होता होगा। तो यार अगर अब तुम लाइसेंस दिलवा दो तो फिर मैं बोट भी खरीद लूंगा, लेकिन अगर लाइसेंस ही नहीं मिलेगा तो बोट को मैं चला ही नहीं सकता, फिर तो मुझे अलाउड ही नहीं है लीगली। ठीक है, और इसी के दरमियान में गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, बैन लगा दिया, इम्पॉसिबिलिटी टू अराइज हो गया। ठीक है ना, तो देखिए जी, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वजीर एंड सोलत इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुज परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ uncertain event collateral to contract that is arranging the license for वजीर। collateral का मतलब नॉर्मली यहाँ यही है कि भाई वो होगा ही तो आगे चलेंगे ना, एक दूसरे से रिलेटेड। ठीक है ना, यानी शिप आएगा ही तो मैं राइस आपको दूंगा ना भाई, अगर शिप ही नहीं आया तो मैं आपको राइस कहाँ से दे दूंगा। लेकिन क्या मैंने कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इस बात की प्रोविजन डाली है बीच में? एक है कि मैंने कहा यार नहीं आप फलां तारीख को आना, मुझे पता था कि शिप मेरा आ रहा है और मैंने आपको शिप के साथ अटैच नहीं किया, मैंने कहा आप 30 जून को आना, आप राइस ले लेना। आपको नहीं कहा कि अगर शिप आ गया तो राइस दूंगा, ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आपने तो मेरे साथ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपका शिप आया है, आपका शिप नहीं आया, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इस बात को अंडरस्टैंड किया आपने सारे सिनेरियो में? वो तो एक अलग बात है ना, वो एक अलग, नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट अ नेचुरल हैपनिंग। असल में बिजनेस से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं, बिजनेस से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो अपना कोई इन्वेंट्री लेवल मेंटेन रखेगा, अपना कोई स्टॉक मेंटेन रखेगा, या उसकी इन्वेंट्री थी नहीं थी, बनी नहीं बनी, ये तो उसकी हेडिक है। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ही बीच में एक कॉन्टिंजेंट बना ले कि भाई देखो मेरी एक शिप आ रही है, अगर वो पहुंच गई तो ये चीज़ें मैं आपको दे दूंगा। अब तो उसने कंडीशन डाल दी ना, उसने कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना दिया, कॉन्टिंजेंट बना दिया। इसमें भी तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, उसने प्रोसेस फी भी तो जमा करा दिया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पहले करने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट को क्या बनाया था, आई विल बाय स्पीड बोट वर्थ 10 मिलियन इफ यू ऑब्टेन द लाइसेंस फॉर, उसने कॉन्टिंजेंट बना रखा है। वो यानी उससे पहले प्रोविजन आनी चाहिए थी कि कल कोई भी हो जाएगा तो मैंने आपसे वसूली करनी है। अगर वो कहता है कि भाई लाइसेंस मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं आपकी फीस अप्लाई कर दूंगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट ना रहता। ठीक है ना, फिर ये कॉन्टिंजेंट ना रहता। इसका मतलब है मेन काम तो क्या है, लाइसेंस है, और उसने क्लियरली कहा कि भाई अगर तुम लाइसेंस अरेंज कर दोगे तो फिर मैं शिप खरीद लेता हूं।
अब ये नहीं देखना कि लाइसेंस में हुआ, ऐसे तो शिप में इस बंदे का क्या कसूर है, इसने थोड़े डुबोई है, शिप तो समुद्र ने डुबोई है, बल्कि वो तो नेचुरल फोर्सेस से काम हुआ है, लेकिन ये बंदा जिम्मेदार बना है ना उसमें, क्योंकि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम ये बात कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिख लेते हैं कि ये इस चीज से कॉन्टिंजेंट है। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के साथ हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। एक्चुअली बात समझ आ रही है ना? सोलर ने जो 100,000 रुपीज जो दिए हैं, हाँ, वो अभी अभी करते हैं, रेस्टोरेशन का रूल अप्लाई होगा कि नहीं, इसीलिए हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट कोलेटरल टू कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अरेंजिंग ऑफ लाइसेंस फॉर वजीर इफ सच इवेंट हैज नॉट हैपन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम ड्यू। It does not matter that that Solat had applied for license and also paid processing fee of ₹1,000 to the authority. इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक किस बात से था, मुझे लाइसेंस इशू हो जाए, मेरे लिए तो इशुएंस मैटर करती है ना। हाँ, अब रह गया मसला 1 लाख रुपए का। Thus the वजीर इज नॉट बाउंड टू परचेज द बोट फ्रॉम सोलत। एक मसला हल हो गया। और ये जो पैसे हैं ये बहरहाल किसको पे करने पड़ेंगे, सोलत को पे करने पड़ेंगे, अगरचे इसका जवाब यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ये उसे पे पड़ेंगे बिकॉज डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन विल अप्लाई। यस, वजीर को पे करने पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है ना, उसने हम गए, इसे जरा अदरवाइज समझे, वो पुरानी एग्जाम्पल पे वापस चले जाएं। उसने कहा जी अगर 30 तारीख तक आ गया, शिप आ गया, तो मैं आपको राइस दूंगा, ये मेरा आपका रेट है। आपने 5 लाख रुपया उसको एडवांस दे दिया, ठीक है ना, आपने 5 लाख रुपया उसको एडवांस दे दिया, शिप डूब गया, तो क्या ये 5 लाख उसके हो गए? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने का मतलब है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन तो अप्लाई होगा ना, मेरे 5 लाख तो मुझे वापस मिलेंगे ना। इसी तरह आपकी बिहाफ पे जो उसने पैसे खर्च किए प्रोसेसिंग के, वो तो उसे वापस मिलेंगे ना। गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, उसका तो कोई कसूर नहीं है उसमें, तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन तो अप्लाई होगा। तो अच्छी बात है ना, डॉक्ट्राइन अप्लाई होगा, गवर्नमेंट रिफंड कर देगी तो वहां से आए हुए मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। अच्छा जी, नाउ पढ़िए जी। हमने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिजेंट बना दिया, किसके साथ, किसके साथ, मुनीर के सर्टिफिकेट। इट इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज द कंडीशन दैट इज certification of construction in accordance with the layout plan by third party is a collateral to the contract. Although it is a valid contract, the performance can only be enforced by Zubair after happening of collateral event, that is certificate by Munir. अब देखिए, अगर आप ऐसे आज जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये इसमें कितना ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल है, कोई भी नहीं। सारा लॉ, ये बात याद रखें, लॉ जो है ये हमारे जीन्स के अंदर मौजूद है। मैंने पहले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया, जाहिर है वो है हमारा क्रैश बैच है, तो कुछ चीज़ें हम बाद दफ़ा स्किप नहीं, सिलेबस से रिलेटेड नहीं, जो इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं वो कुछ चीज़ें बाद दफ़ा नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक है ना। एक हिस्ट्री ऑफ लॉ के ऊपर एक वीडियो आप जाके सोशल मीडिया पे सर्च कीजिएगा, या मैं ग्रुप में सर्च करके उसका लिंक सेंड कर दूंगा, उसके ऊपर भी यही बात हम करें कि ये जो बातें हम आज कर रहे हैं, ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस लॉ जो हमारा है, ये कब से हमारे पास अवेलेबल है। तो पता चलता है ये तो बहुत पुराना। जब हम हिस्ट्री को रीड करते हैं, आमतौर पर जब हम हिस्ट्री पढ़नी शुरू करते हैं तो हम कहीं से एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं ना हिस्ट्री को पढ़ने से पहले। मसलन अमूमन हम जो नॉर्मली हिस्ट्री देखते हैं तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ को एक रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं, ज़ीरो बना लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, BC, ठीक है ना।
अब अगर हम यहाँ से 1000 साल बाद की बात कर रहे हो तो हम 1000 साल बाद, और अगर इससे पहले कर रहे हो तो 1000 साल पहले, ऐसे गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना। अच्छा, फिर हम जब मुस्लिम्स आ गए ना, तो हम मुसलमानों की एक आदत रही है, हमारे रिलीजन की एक आदत रही है कि वो आपके आके अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करते थे। तो मुसलमानों को हुआ कि यार ये हम हिस्ट्री का ज़ीरो ये क्यों मान रहे हैं, वाई हम अपनी हिस्ट्री का ज़ीरो खुद क्यों नहीं बनाते। तो फिर ये डिस्कशन हुई मुसलमानों में, तो उन्होंने कहा यार कोई अहम इवेंट क्या है। उन्होंने कहा यार जो हिजरत है ना उसको ज़ीरो माने। तो आज हम आपको होता है ना हिजरी साल भी करते हैं ना, आज हम कह रहे हैं हम कहाँ खड़े हैं, नहीं आज हम वैसे कहाँ खड़े हैं 2000। इसका क्या मतलब है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ को 2022 साल गुजर चुके हैं, ठीक है ना। और वैसे हम इस्लामिकली कहाँ खड़े हैं 1400, मुझे नहीं सही पता, चले जो भी है। इसका मतलब है हिजरत को इतने साल गुजर चुके हैं, इसका यही मतलब हुआ ना। अब ज़रा सुने मैं आपसे क्या करूं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 4000 साल पहले, 2000 ये हो गए, आज से 6000 साल पहले हमें लॉ का पहला सोर्स मिलता है हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड। और उस 6000 साल पहले के जो लॉज हैं वो ऑलमोस्ट 80% यही है जो आज हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है लॉ तो हमारे जीन्स के अंदर है ना। कोई इल्म जो पहले से एग्जिस्ट करता हो ना, जो नई जनरेशन पैदा हो रही है तो उसको पहले ही आ रहा होता है, वो सीख कर उसके जीन्स जो हैं वो उसकी कोडिंग से आए हुए होते हैं। जैसे आप आज के दौर के 2 साल के बच्चे को ज़रा मोबाइल पकड़ाएं तो वो मोबाइल से एंजॉय कर सकता है, उसे पता है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है ना, बिकॉज उसके जीन्स ही लर्न करके आ रहे हैं। एवोल्यूशन यही बताती है ना। तो आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि लॉ बड़ा मुश्किल है, लॉ बड़ा मुश्किल है, नहीं, लॉ तो आपके जीन्स के अंदर मौजूद है। आप जब लॉ में फंस जाएं इवन, तो आप कभी एक कॉमन एग्जाम्पल से उसे समझने की कोशिश करें। जैसे अभी मैंने कहा कि हमें नज़र नहीं आ रहा था कि यार वो लाइसेंस फीस का क्या करें, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैंने फ़ौरन कहा यार आप ज़रा अज्यूम करो ना कि हमने वहाँ दे दिए होते पैसे, तो फ़ौरन आपके अंदर से जवाब क्या आया कि नहीं यार ये पैसे तो मुझे वापस मिलने हैं। अब यहाँ तो आपने लॉ नहीं पढ़ा, ये तो आपके अंदर से लॉ बाहर आ रहा है। आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने लॉ पहले ही लिखा हुआ है वो वाली बात बाहर आ रही है। 80% लॉ कॉमन सेंस पर है, शायद 20% हम कहीं सीख रहे होंगे, उसे पॉलिश कर रहे होंगे। तो इसलिए इस सब्जेक्ट के साथ डरना और ये सोचना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये आसान सा काम है। अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गई जी, आगे पढ़े जी। जी, नो दिस इज नॉट अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एज द कंडीशन दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बंगलो इज नॉट ए कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट बट इन इटसेल्फ फॉर्म अ कंसिडरेशन एंड इज दस एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो होना ही है, ये बात समझ आई है। इसमें हैपनिंग और नॉन हैपनिंग किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर मुनसिर नहीं थे। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। चलिए जी, व्हेन इवेंट बेस्ड ऑन फ्यूचर कंडक्ट इज डीम्ड इम्पॉसिबल। अच्छा जी, हम 4 करैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। कौन आ गया जी? कमाल आ गया, सरमद आ गया, शाजिया आ गया, दाऊद आ गया। अब हम पढ़ते हैं जी क्या बात होगी। कमाल एग्री टू पे 1 मिलियन टू सरमद। कमाल ने किससे एग्री किया? सरमद से। क्या? कि वो 1 मिलियन पे करेगा। कब? इफ सरमद मैरीज शाजिया। ठीक है, शाजिया मैरिज, ठीक है, शाजिया मैरिड
दाऊद। द मैरिज ऑफ सरमद टू शाजिया मस्ट नाउ बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। अब जरा असल में कॉन्सेप्ट क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, इधर तवज्जो करें। इस वक्त कॉन्सेप्ट लॉ का क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है। लॉ ये कह रहा है कि अगर कोई इवेंट एक मर्तबा इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाए तो बस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, भले बाद में पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाए। सुने दोबारा क्या कह रहा हूं मैं। लॉ ये कह रहा है कि अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो इवेंट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया तो बस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, खत्म हो गया, भले बाद में वो इवेंट पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाए। ठीक है ना। अब आप दोबारा कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कर लें, पुराना कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने एक मरतबा वॉइड कर दिया तो वो दोबारा रेस्टोर नहीं हुआ। कमाल ने सरमद से कहा कि अगर आप शाजिया से शादी कर लें तो आपको 1 मिलियन मिलेगा, लेकिन शाजिया ने दाऊद से शादी कर ली, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब बाद में दाऊद डेथ हो जाए, डाइवोर्स कर दे, कोई भी रीज़न हो जाए तो दोबारा सरमद की और इसकी शादी हो सकती है, पॉसिबल टू क्रिएट हो गया। लेकिन क्या अब ये शादी करके और 1 मिलियन कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एक मर्तबा इवेंट अगर इम्पॉसिबल हो जाए तो दोबारा उसको पॉसिबल होने पे लीगल नहीं हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। दोबारा पढ़ेंगे इसको डिटेल में। नहीं, ये रेस्ट्रेंट नहीं, वो तो उसको शादी करने का कह रहा है। रेस्ट्रेंट नहीं है। रेस्ट्रेंट कहता था कंडीशन, शादी पे पाबंदी लगाना। वो तो बल्कि कह रहा है कि शादी भी कर लो और 1 मिलियन भी ले लो। ये रेस्ट्रेंट की एग्जांपल ठीक नहीं है। जी आप उससे पहले ही कह दें कि आप उससे शादी करेंगे तो मैं आपको ये पैसे दूंगा। वो तो पहले से वो अगर ब्रोकर होता तो, ये ब्रोकर नहीं है, हो सकता है आगे पढ़ लो इसको। बात क्लियर हो गई है? ओके। व्हेन द इवेंट बेस्ड ऑन फ्यूचर कंडक्ट इज डीम्ड इम्पॉसिबल। अगर हमारा कोई फ्यूचर से रिलेटेड, कोई किसी कंडक्ट से रिलेटेड कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट था तो कब हम ये डिसाइड करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। इफ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच a contract is contingent is the way in which person will act at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which render it impossible that he should so act within any definite time or otherwise under the future contingency। यानी अगर कोई ओपन टाइम था तो मेरा कोई भी ऐसा बिहेवियर, मेरा कोई भी ऐसा एक्ट जहाँ से पता चले कि अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो उस वक्त भी ये क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसका नाम हमने पूरे का चैप्टर रखा हुआ है। ठीक है ना। सो दिस वाज द होल चैप्टर नंबर 5। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने चैप्टर तक चलेगा? देखें आई कैप की बुक को देखें, मेरे ख्याल चैप्टर 9 तक है आई कैप के हिसाब से। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ तक है हमारे पास? चैप्टर 10 तक है। अच्छा जी, चलिए। जी
4 बजे। वैसे आज शायद पहले भी ख़त्म हो जाए, आज हो सकता है थोड़े जल्दी भी ख़त्म हो जाए। जी बेटा। सर जो पहली टेस्ट हुआ था ना आपने जी मैं सेंड करूँगा उसका सलूशन, शायद आज सेंड करूँगा। यार एसी ऑन कर दें जरा। जी जनाब, इसको पढ़िए जी, क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर लिखना है आपने। शॉर्ट टेस्ट होने लगा आपका, पास पेपर में से ही आप, ये जस्ट एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसको हम एड्रेस करने लगे हैं। निकालें जी एक अदद पेज। जी अपना अपना पढ़ना शुरू करें, अपना अपना पढ़ना शुरू करें। जी कुछ नहीं पता, अभी तो टेस्ट है ना, टेस्ट पहले करें, लिखें पहले। निकालें जी सब लोग, इसको अटेम्प्ट करना शुरू करें। आपने अपना वो CRN लिख लिया सब लोगों ने? जिनके नाम नहीं लिखे होते आप नीचे अपना नाम लिख के और आगे CRN लिख दिया। जी जी शाबाश, लिखने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें।
लिखना शुरू करें। जो समझ आ रहा है ना उसकी बेस पर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, फिर देखेंगे कि आपको क्या समझ आया और क्या होना चाहिए था। आप तो पेन पेंसिल के बगैर ही बैठे हैं। सर दूसरा लेक्चर है, ओके। अच्छा, जिन लोगों के लेक्चर बिल्कुल जिन्होंने लेट शुरू किया है ना, आप सबने लिख दिया अपने CRN? और वो मैंने नहीं लिखा सर। आपने नहीं लिखा, फिर इसका मतलब आज आप क्लास में भी लेट आए हो, बैच में भी लेट आए हो, तो फिर कैसे आप अपीयर होंगे एग्ज़ाम में? अब एटलीस्ट आप लोगों के पास लेट आने की ऑप्शन तो फिर अवेलेबल नहीं रही ना। लिखें, देखें इसमें आपका नाम है तो अपना CRN नंबर लिखें। पेन ख़त्म हो गया, लिख लिख के पेन ख़त्म कर दिया आपने, इसका मतलब ये हुआ। कोई अभी भी किप्स के ये चल रही है कॉपी? हमने तो किप्स से सही फीस पूरी की। लॉकडाउन हुए थे तो शीट्स नहीं थी, अभी यूज हो रही है। ये अपना अपना करना है, डिस्कशन से नहीं करना, अपना अपना सॉल्व करना है। तुम्हें वहम हो गया कि तुम्हारा ठीक लग रहा है, हैं? बाउंड टू डी बाउंड बाय लॉग लिखे ना फिर। अच्छा जी, क्या आपके ख्याल में क्या पूछा जा रहा है? क्या 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 दो बातें हो रही हैं, एक बात हो रही है? क्या बात हो रही है कॉन्ट्रैक्ट में? बात अंदर डिस्कशन क्या चल रही है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक है कि भाई मैं आपको सारा साल
राइस सप्लाई करूंगा? व्हेन रिक्विजिशन, रिक्विजिशन का मतलब है आप जब भी कहेंगे, जब आपको राइस चाहिए होंगे, मैं इस रेट पर आपको पूरा साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक है? बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सलमान एंड रिहान इज अ पर्टिकुलरली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ, partly valid contract to the extent of the cotton yarn, and partly void where it restricts them absolutely from enforcing their right by legal proceeding. Under the Contract Act 1872, the remedy available to Rihan is that he may approach the court if there is any dispute with Salman. अब हुआ क्या? The contract also stipulates that in case of dispute, Salman and Rihan would not seek settlement through court. आर्बिट्रेशन का कहीं जिक्र हुआ? आर्बिट्रेशन अगर होता ना कि सलमान एंड रिहान वुड नॉट seek settlement through court, rather refer to arbitrage, फिर तो बात ठीक हो जाती, फिर तो ठीक हो जाती बात। अब देखें, आई कैप ने क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजन के साथ क्रिएट किया। जैसे ही हम इस तरह के सवाल करेंगे तो थोड़े से दिनों में हमें पता चल जाएगा कि अच्छा यार ये आई कैप ना इस तरह की बातें करता है, तो फिर हमें थोड़ा सा अपनी लाइन एंड लेंथ उस तरह से हैंडल करनी आ जाएगी। हुआ क्या, हमने पढ़ा था कि लीगल प्रोसीडिंग, जो कल हम चैप्टर पढ़ के गए थे, जरा उसकी स्लाइड्स ओपन कर लें सॉफ्ट में अपने पास। हमने पढ़ा था कि किसी शख्स को रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, क्या कॉन्ट्रैक्ट ठीक है कि नहीं है? हमने कहा नहीं, ठीक है। फिर हमने उसमें 3 एक्सेप्शंस पढ़ी थी, ठीक है। वो वाली स्लाइड ओपन करें, वहां से आपको बात समझ आएगी। कोई बंदा अपना लीगल राइट एनफोर्स नहीं करेगा, लॉ कह रहा था ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लीगल राइट एनफोर्स करेगा, इसकी 3 एक्सेप्शन दी थी उसने। 4 थी कि 3 थी? वो मैंने किसी 2 को एक जगह पे लिख दिया होगा ना। नंबर 1, अगर केस आर्बिट्रेज को चला जाए तो फिर ठीक है, लेकिन यहां आर्बिट्रेज का जिक्र नहीं हुआ। यहां तो कहा जी कोई भी बंदा अगर झगड़ा हो गया ना तो आप कोर्ट नहीं जाएंगे, इसका मतलब कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई और बात भी नहीं लिखी हुई। या तो लिखा होता कि जी हम एक आर्बिट्रेज कमेटी बना देते हैं, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो आप उसके पास जाएंगे और दोनों पार्टीज इस पे एग्री कर जाएं तो ओके ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ये हमने एक्सेप्शन में पढ़ी थी। दूसरी एक्सेप्शन क्या थी कि अगर केस चल रहा है और हम हाई कोर्ट में दोनों इस वक्त केस लड़ रहे हैं और हम कहें यार अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन हो गया बस फाइनल हो गया, ये भी एक्सेप्शन थी। तीसरी एक्सेप्शन ये थी, एक बंदा लाहौर रहता है, एक कराची रहता है, हम डिसाइड कर लें कि यार अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो कौन सी कोर्ट में जाएंगे, जो कि इक्विवेलेंट कॉम्पिटेंट कोर्ट हैं। ये इस तरह की एक्सेप्शन थी। ये एक्सेप्शन कहीं नहीं थी। इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट 2 हिस्सों में बटा हुआ था। इसका एक हिस्सा पार्टली बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें आपने यार्न सप्लाई करने का, कॉटन यार्न, यार्न किसे कहते हैं? धागे को। कॉटन यार्न सप्लाई करने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आपने एक फिक्स रेट दे दिया कि पूरे साल में आप जब भी मुझे कहेंगे मैं आपको यार्न प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन साथ ही ये वाला हिस्सा जो था ये कॉन्ट्रैक्ट का ठीक नहीं था। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द रेमेडी अवेलेबल टू रिहान इज दैट ही मे अप्रोच द कोर्ट इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट विद। अच्छा, क्या अब इसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक था ना, कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का ये हिस्सा वॉइड हो गया कि आप कोर्ट नहीं जाएंगे, आपके साथ ज्यादती हो, आप कोर्ट चले जाएं, कोर्ट आपकी बात सुनेगा। सर ये भी तो नहीं ना लिखा कि आर्बिट्रेशन पे भी नहीं जाना आपने।
नहीं, अगर आर्बिट्रेशन पे जाना होता तो ये लिखा होता ना, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो तो बता दिए गए, इसका मतलब है इसके अलावा तो और कोई फैक्ट नहीं है ना। जो हमेशा ये बात याद रखनी है, जो फैक्ट ऑफ द केस हैं वो हमें सारे बता दिए गए हैं, इनसे बाहर नहीं निकलना। अगर निकलना है फिर उसका तरीका है, फिर आप इसको और कंप्रीहेंसिव कर सकते हैं, फिर इसको और कंप्रीहेंसिव कर सकते हैं। फिर आप लगाएं इफ आर्बिट्रेशन ऑप्शन इज अवेलेबल, तो फिर ये है, इफ आर्बिट्रेशन ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल तो फिर ये है। फिर ये और ज्यादा अच्छा, और ज्यादा कंप्रीहेंसिव हो जाएगा। लेकिन यहां ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ऊपर मार्क्स 3 लिखे हुए थे। मसलन अगर यहीं 5 लिखे होते तो फिर इसका स्टैंडर्ड आंसर मैंने भी ऐसे बनाया होता कि यार अगर आर्बिट्रेशन ऑप्शन है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की लीगल हैसियत ये है, और अगर नहीं है तो फिर ये है। बात समझ आ गई ना? कहीं ऐसे डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो फिर आपने दोनों साइड की गुफ्तगू करनी है ताकि आपका आंसर कंप्रीहेंसिव हो जाए। क्लियर है? तो इसलिए भाई रोजाना रिवीजन अपनी करते रहें, चीज़ों को अपने जहन में रखते रहें। इंशाल्लाह थोड़े से दिनों में ये चीज़ें हमारी फर्दर बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। फॉर द टाइम बिंग अभी क्योंकि ज़्यादा चैप्टर नहीं हुए, हम ये कह रहे हैं कि रोज़ाना सारे चैप्टर रिवाइज करें, रोज़ाना सारे चैप्टर रिवाइज करें एक ओवरव्यू लेते हुए। चैप्टर 1 और 2 तो वैसे ही नॉर्मल था, एक्चुअली 3, 4 और 5 ही हुए हैं। 5 तो आज ही पढ़ा आपने, तो अभी कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला, यहाँ से आगे चलेंगे। मुझे वो लिस्ट दे दें किधर है।